Student, now the next topic is when the complex number has both real and imaginary parts are given, then how to reduce polar form. पोलर फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे जब हमें रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स दिए हों. अभी तक हमने पिछले टॉपिक्स में ये देखा था कि जब ओनली इमेजिनरी रियल पार्ट्स या ओनली प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी पार्ट्स अगर दिए होते थे तो हम उनको कैसे उनके पोलर फॉर्म हम बनाते थे, ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं. अब हम जो करेंगे जब हमें दोनों ही पार्ट्स दिए हों रियल और इमेजिनरी, सपोज वी हैव ए कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन √3 प्लस आयोटा. अगर इस फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो इसको कैसे पोलर फॉर्म में रिड्यूस करेंगे. फर्स्टली वही रूल है कंपैरिजन के लिए, z जब भी हम लिखेंगे तो z इज इक्वल टू r ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा ऑफ साइन थीटा लिखेंगे. वहाँ हमें एक ही पार्ट दिया होता था, डायरेक्टली हमने कुछ वैल्यूज़ 4 वैल्यूज़ लिखी थी और 4 वैल्यूज़ को यूज़ करके हम क्वेश्चन को कर लेते थे. पर अब यहाँ पे कम्बिनेशन में फॉर्म है, इमेजिनरी भी है और रियल पार्ट्स भी दिया है. तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो हमने z की ये फॉर्म लिखी है z की फॉर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे r ऑफ से कॉस थीटा से और r को मल्टीप्लाई करा देंगे साथ में साइन थीटा से. तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाएगी और ये है z इज इक्वल टू है √3 प्लस आयोटा, इसके इक्वल है. अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करेंगे. जब हमने इसको इक्वेट किया तो इक्वेट करने के बाद हमारे पास क्या होगा, रियल पार्ट √3 है विदाउट आयोटा, इट मीन्स यहाँ पे रियल पार्ट अगर देखें तो r cos थीटा है, तो √3 को किसके इक्वल लिख देंगे, r cos थीटा के इक्वल लिख देंगे. और सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, आयोटा, आयोटा के आगे कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है, 1 को किसके इक्वल ले लेंगे, r sin थीटा के. आयोटा नहीं लेना, ओनली वैल्यू लेनी है, कोफिशिएंट लेना है उसका इमेजिनरी पार्ट का. तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा, r sin थीटा के. ये दो इक्वेशंस हमारे पास ऑब्टेन हो जाएंगे हमेशा. √3 हमारे पास आ गया r cos थीटा और r sin थीटा हो गया हमारे पास 1. दिस इज़ कॉलिंग एज इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज़ कॉलिंग एज इक्वेशन नंबर 2. अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टास्क हमारा क्या है, मॉडुलस ऑफ z निकालना. मॉड ऑफ z निकालना मीन्स r निकालना. तो इन दिस केस में r कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम हमारे पास जो दोनों इक्वेशन ऑब्टेन हुई हैं उनका स्केयरिंग कर देंगे और उनको आपस में ऐड करेंगे. स्केयरिंग 1 and 2 एंड एडिंग इट, और उनको आपस में ऐड करेंगे. स्केयर करेंगे तो √3 का स्केयर लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट टर्म को ऐड करना है, राइट पे को राइट पे. √3 का स्केयर किया और 1 का स्केयर किया, दोनों को आपस में ऐड कर दिया. और राइट हैंड साइड पे फर्स्ट टर्म का स्केयर किया तो r स्केयर कॉस स्केयर थीटा हो जाएगा, प्लस दूसरी तरफ r स्केयर साइन स्केयर थीटा, और आपस में दोनों को ऐड कर दिया, प्लस का साइन इंट्रोड्यूस करवा दिया दोनों में. अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, दोनों में कॉमन टर्म क्या है, r स्केयर, इसको बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पे रह गया कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा. दिस टर्म इज ऑब्टेन्ड है. और लेफ्ट हैंड साइड पे √3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया या स्केयर के साथ स्केयर रूट कैंसिल कर दिया तो 3 इज़ रिमेनिंग. 1 का स्केयर किया तो इट इज़ ऑलरेडी 1 प्लस 3 4 हो जाएगा. 4 इज इक्वल टू r स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा आइडेंटिटी होती है, दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1. ये 1 के इक्वल होती है तो यहाँ 1 फिल कर देंगे. तो 4 किसके इक्वल हो गया, r स्केयर के इक्वल हो गया. और r किसके इक्वल हो जाएगा, स्केयर रूट ऑफ 4. तो स्केयर रूट ऑफ 4 लिखेंगे तो स्केयर रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा, दैट इज़ 2. तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2. r मॉडुलस है, वैसे तो पॉजिटिव नेगेटिव 2 आनी चाहिए थी वैल्यूज़ अगर देखा जाए, पर r मॉडुलस है. मॉडुलस होने की वजह से मॉडुलस इज़ ऑलवेज टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेता है. तो z मॉड ऑफ z इज इक्वल टू r इज़ ओनली पॉजिटिव 2, तो पॉजिटिव 2 को हम कंसीडर करेंगे. तो यहाँ से मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू 2 आ जाएगी. अब हमारी नेक्स्ट टास्क क्या है, आर्गूमेंट ऑफ z निकालना. आर्गूमेंट ऑफ z कैसे निकालेंगे, वो भी इन दो इक्वेशन से ही निकलेगा. हमारे पास जो दो इक्वेशंस ऑब्टेन हुई हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को
1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 विद इक्वेशन 1, 2 को 1 से डिवाइड करना है। इक्वेशन 2 क्या थी हमारी, 1 इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तो 1 इक्वल टू आर साइन थीटा एज इट इज़ लिख लेंगे। लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट को टर्म को डिवाइड करेंगे, राइट को राइट से। तो यहाँ पे दूसरी है √3, तो √3 इस तरफ लिखेंगे और इधर आर कॉस थीटा। आर दोनों में कॉमन है, डिवीज़न में है और कैंसिल आउट। दिस इम्प्लाइज 1/√3 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो ये भी हमें पता है, 10th क्लास में हमने ऑलरेडी पढ़ा है साइन ओवर कॉस। साइन ओवर कॉस क्या होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ tan थीटा। तो ये tan थीटा के इक्वल होगा, जो 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो। अब ये भी बताएं, कल मैंने आपको बोला था कि टैबुलेटेड वैल्यूज़ आपको आनी चाहिए। तो tan थीटा, tan के वैल्यूज़ में 1/√3 वैल्यू कब होती है tan के टेबल में। अगर हम tan के टेबल में देखें, अगर टेबल को स्टडी करें, तो टेबल को स्टडी करते वक्त अगर उसकी वैल्यूज़ देखें, तो ये हमारा बेसिकली टेबल होता है, जो वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं यहाँ पे जनरली। तो साइन और कॉस की, साइन 0 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 ऑलवेज 1, कॉस 0 इज़ ऑलवेज 1, कॉस ऑफ 30 इज़ √3/2 और कॉस ऑफ 45 1/√2 और कॉस ऑफ 60 1/2, कॉस ऑफ 90 इज़ 0। जिन्होंने नहीं लिखा वो इस वैल्यूज़ को नोट कर सकते हैं कि कैसे टेबलेटेड वैल्यूज़ आती हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, किस एक्सप्रेशन में, साइन की किस एक्सप्रेशन को अगर हम डिवाइड करें कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन आनी चाहिए थी, क्वेश्चन में हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, 1/√3। 1/√3 किस एक्सप्रेशन को दोनों को आपस में डिवाइड करें कि 1/√3 टर्म आए। किसी दो टर्म्स में या किसी टर्म में √3 है, या तो साइन 60 वाली टर्म में √3/2 है और दूसरी तरफ कॉस ऑफ 30 डिग्री में √3/2 है। तो हम साइन 30 और कॉस 30 वाली टर्म्स को आपस में डिवाइड करेंगे, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे। तो 1/2 को जब √3/2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ सकती है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3। तो 1/√3 किस एंगल पे वैल्यूज़ आएगी, tan के 30 डिग्री पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, tan का एंगल। सो दैट इज़, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज़ tan ऑफ 30 डिग्री। तो tan ऑफ 30 पे हमारी वैल्यू जो है वो क्या है, 1/√3 है। तो हमारे पास थीटा की एक्सप्रेशन, यहाँ पे भी tan 30 डिग्री है और यहाँ पे tan थीटा है, तो हमने आर्गूमेंट निकालना है। तो tan ऑफ 30 लिखा, जब ये वाला tan दूसरी तरफ जाएगा वो इन्वर्स बन जाता है हमेशा, ये चीज़ याद रखनी है। कभी भी tan से tan ऐसे नहीं काटना कि आप डायरेक्ट काट दो। इस tan को जब इधर लेके जाएंगे tan इन्वर्स लिखेंगे, ये अगली क्लास में भी चैप्टर पढ़ना है आपने। तो tan से tan इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा और इधर रह गया था थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 डिग्री। सो थीटा इज़ अवर 30 डिग्री। सो दैट इज़ द आर्गूमेंट ऑफ z। आर्गूमेंट ऑफ z की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री। अब हमारा टास्क है कि कई बार किसी बुक में डायरेक्ट 30 लिखा हो सकता है और जनरली आपको वो कहेगा कि आंसर जो होगा किसी बुक में किसी और हिसाब से पाई की फॉर्म में दिया होगा। तो पाई की फॉर्म में आंसर रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जब भी आपको डिग्री में एंगल दिया हुआ है तो डिग्री में एंगल को हम क्या रिड्यूस करते हैं, रेडियन में 30 डिग्री को यहाँ पे हम π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। डिग्री को रेडियन में रिड्यूस करने, ये रेडियन में रिड्यूस हो रहा है, तो ये हमारी डिग्री थी, 30 डिग्री को रेडियन में रिड्यूस करेंगे तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 द 3, 6 3 द 18। तो व्हाट इज़ द आंसर, π/6। तो आर्गूमेंट ऑफ z हमारा चेंज हो गया π/6। तो थीटा को हम यहाँ पे जो हमने थीटा लिखा है, इस थीटा को हम π/6 भी लिख सकते हैं।
सो दिस इज़ आवर वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट ऑफ z, इसको हम बोलते हैं आर्गूमेंट ऑफ z। तो आर्गूमेंट ऑफ z ये आ गया और हमारे पास r भी कैलकुलेट हो चुका है, r हमारे पास 2 आया था। तो अब हम पोलर फॉर्म बना देंगे। पोलर फॉर्म हमारी क्या थी, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो z r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, दैट इज़ आवर पोलर फॉर्म। r हमारे पास 2 आया और cos एज इट इज़, थीटा हमारे पास आया था π/6, उसको फिल कर देंगे, प्लस आयोटा साइन ऑफ π/6। सो दैट इज़ द रिडक्शन टू पोलर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिड्यूस किया पोलर फॉर्म के थ्रू, कि पोलर फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं। सो दैट्स अवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मैथमेटिक्स। इट्स आल्सो हेल्पफुल इन हायर क्लासेस, so please play the concentration on it.